प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वराज्य दल की। इससे पहले क्लास में जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन संचालित किया गया था, वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के हिंसात्मक स्वरूप धारण करने के परिणाम स्वरूप गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन का बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्योंकि क्षुब्ध हुए, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता अपने तीव्र उफान पे थी। इस कारण कुछ नेताओं ने मिलकर अलग से एक दल का निर्माण किया, जिसका नाम स्वराज्य दल रखा गया। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसमें इसके संविधान और इसके कार्यक्रम का निर्धारण हुआ। अब हम बात करते हैं स्वराज्य दल के उद्देश्यों की। स्वराज्य दल का मूल उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था। गांधीवादियों का भी यही उद्देश्य था, लेकिन दोनों में स्वराज्य प्राप्ति के साधनों में अंतर था। स्वराज्यवादी गांधी के असहयोग आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था असहयोग की नीति को अपनाया जाए, लेकिन कौंसिल में प्रवेश कर क्रियान्वित किया जाए। अर्थात स्वराज्यवादियों का लक्ष्य कौंसिल में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगाना था और अंदर से उसे नष्ट करना था। स्वराज्यवादियों के उद्देश्य को हम संक्षेप में निम्न रूप से जान सकते हैं। पहला उद्देश्य उनका था भारत की स्वराज्य की प्राप्ति। दूसरा था उस परिपाटी का अंत करना जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी। तीसरा था कौंसिल में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। चौथा था सरकार की नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिसके कारण वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके और सरकार को विवश होकर अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़े। अब हम बात करते हैं स्वराज्य दल के कार्यक्रम की। स्वराज्य दल ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य योजना या इस प्रकार से कार्य योजना बनाई। पहला थी सरकारी बजट को रद्द करना। दूसरा, उन प्रस्तावों का विरोध करना जो नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करेंगे। उन सभी प्रस्ताव, योजना और विधेयकों को कौंसिल में प्रस्तुत करना जिनके द्वारा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो तथा नौकरशाही की शक्ति में कमी आए। कौंसिल के बाहर रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना। समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार प्राप्त करना और आवश्यक होने पर अपने पदों से त्याग पत्र देना। अब बात करते हैं स्वराज्य दल के कार्य की। मॉन्सफोर्ड सुधार को नष्ट करने के उद्देश्य से स्वराज्यवादियों ने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में 1923 में निर्वाचन में भाग लिया। मध्य प्रांत में इन्हें पूर्ण बहुमत तथा बंगाल में आंशिक सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत और बंगाल में उन्होंने द्वैध शासन को निष्क्रिय बना दिया। इन प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण असंभव हो गया, क्योंकि स्वराज्य दल, जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, न तो स्वयं सरकार का निर्माण करना चाहता था, न ही दूसरे दलों को मंत्रिमंडल का निर्माण करने देना चाहता था। केंद्रीय विधानसभाओं में स्वराज्यवादियों को 145 में से केवल 45 स्थान प्राप्त हुए। फिर भी कुछ निर्दलीय सदस्यों की सहायता से उन्होंने सरकार का डटकर मुकाबला किया। ऐसा भी मौका आया जब उन्होंने सरकार को पराजित किया। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष निर्वाचित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने कई बार असेंबली से वॉकआउट किया और सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं स्वराज्य दल की नीतियों में परिवर्तन। प्रारंभ में स्वराज्य दल ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई, उनके कार्यों में अड़ंगे लगाए, लेकिन उन्हें इस नीति से विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसकी नीति में स्वतः ही परिवर्तन आने लगा। उन्होंने असहयोग के स्थान पर
उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया। 1924 में फरीदपुर सम्मेलन में उन्होंने सरकार से समझौता करने के लिए कुछ प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए, लेकिन कुछ स्वराज्यवादी अभी भी अड़ंगा की नीति में विश्वास करते थे। अतः स्वराज्य दल में फूट दिखाई देने लगी और इस फूट का लाभ ब्रिटिश सरकार ने उठाया और उन्होंने सहयोगीवादियों को भिन्न भिन्न समितियों में स्थान देकर खुश करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप स्वराज्य दल कमजोर हो गया और इसका आकर्षण भी समाप्त होने लगा। अतः 1926 के निर्वाचन में इससे बहुत कम सफलता प्राप्त हुई। अब बात करते हैं स्वराज्य दल के पतन के कारणों की। स्वराज्य दल 1926 तक सशक्त या शक्तिशाली अवस्था में कार्य करता रहा, लेकिन जैसा अभी बात की, उनमें विचारधारा में परिवर्तन उत्पन्न हो गया और उसी विचारधारा के परिणाम स्वरूप उसमें बिखराव या बंटवारा दिखाई देने लगा और उसका पतन हो गया। उसके पतन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, अब हम उन पर बात करते हैं। पहला था नीति में परिवर्तन। स्वराज्य दल ने देखा कि उनकी असहयोग की नीति सफल नहीं हो रही, अतः उन्होंने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनानी शुरू कर दी। फलस्वरूप उसका राष्ट्रीय स्वरूप धीमा पड़ गया और जनता के मध्य उनका जो आकर्षण था वो भी समाप्त हो गया। अतः उनके द्वारा अपने मूल लक्ष्य या मूल नीति में परिवर्तन कर देने के कारण वो पतन की ओर अग्रसर होने लगे। चित्तरंजन दास की मृत्यु। चित्तरंजन दास स्वराज्य दल के प्रेरणाता थे, उनके द्वारा इसका गठन किया गया या वे उसके जन्मदाता भी थे और वो प्रमुख स्तंभ भी थे। लेकिन 1925 में उनकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप इस दल या राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित वे व्यक्ति जो इस विचारधारा से सहमत थे, उनको बांधे रखना अब कठिन कार्य हो गया और उनकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप इस दल में विरोधाभास की स्थितियां उत्पन्न होने लगी। फिर था हिंदू मुस्लिम दंगा। हिंदू और मुस्लिम दंगे ने भी दल की एकता को नष्ट कर दिया। 1925 में जिन्ना और मोतीलाल नेहरू के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का प्रभाव समाप्त हो गया। इस तरह विचारधारा में विरोधाभास की स्थिति ने में उसको पतन की ओर अग्रसर किया। कांग्रेस में एक अन्य दल की स्थापना। स्वराज्य दल के अतिरिक्त कुछ नेताओं ने कांग्रेस के अंदर ही एक अन्य स्वतंत्र दल की स्थापना की और इसके नेता पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय थे। इस दल ने हिंदुत्व का नारा लगाया, जिसके झंडे के नीचे उत्तर भारत के हिंदू संगठित होने लगे। परिणाम स्वरूप स्वराज्य दल के अनुयायियों की संख्या में तेजी से कमी आई, उनकी संख्या तेजी से कम होने लगी। और अगला कारण था आपसी फूट। आपसी मतभेद के कारण भी स्वराज्य दल में फूट उत्पन्न हो गई। कुछ स्वराज्यवादियों नीति में परिवर्तन और सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में थे, जबकि कुछ असहयोग की मौलिक नीति पर डटे रहना चाहते थे और फरीदपुर सम्मेलन में स्वराज्यवादियों की आपसी फूट हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी। तो इस तरह हम देखते हैं भिन्न भिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप स्वराज्य दल पतन की ओर अग्रसर हो गया, लेकिन इसके उपरांत भी उसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान था। स्वराज्य दल के कार्यों की तीखी आलोचना की जाती है। अनेक कांग्रेसी नेताओं का विचार था कि अड़ंगा डालने की नीति अव्यवहारिक और निरर्थक है। डॉक्टर जाकारिया का विचार था कि स्वराज्यवादियों की स्थिति उन व्यक्तियों जैसी है जो अपनी रोटी रखना भी चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं। स्वराज्य दल अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता प्राप्त कर सका। इसके विरोध के बावजूद सरकार नीतियों में परिवर्तन नहीं हो सका। इसके बावजूद इस दल के कार्यों को या इस दल के कार्यों की महत्वता को कम नहीं आंका जा सकता। इसने असहयोग आंदोलन के बाद शिथिलता के समय में जनता में उत्साह साहस का वातावरण तैयार किया। जिस समय कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में व्यस्त थी और गांधी जी राजनीतिक निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय स्वराज्यवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला। संक्षेप में अगर हम कहें तो स्वराज्य दल ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के
अंधकारपूर्ण समय में आशा की एक किरण प्रज्वलित की और जनता में उत्साह और नव जीवन का संचार किया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।